हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे राजनय राष्ट्रीय शक्ति के हथियार और साधन के रूप में, या डिप्लोमेसी एज अ वेपन एंड टूल ऑफ नेशनल पावर, या राजनय का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ डिप्लोमेसी। ये हमारे सिलेबस में एक बिंदु है। डिप्लोमेसी एज अ वेपन एंड टूल ऑफ नेशनल पावर कैसे कार्य करता है। हेंस जे मॉर्गेंथो का नाम हमने सुना है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी प्रसिद्ध विचारक हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स अमंग नेशंस में लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, और ये प्रसिद्ध स्टेटमेंट है उनका, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अन्य सभी राजनीतियों की तरह शक्ति के लिए संघर्ष है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अंतिम उद्देश्य, चाहे कुछ भी हो, इसका तात्कालिक उद्देश्य शक्ति प्राप्त करना ही होता है। International politics, like all politics, is a struggle for power. Whatever be the ultimate aim of international politics, power is always the immediate aim. ये मॉर्गेंथो का प्रसिद्ध स्टेटमेंट है, हम इससे पहले से परिचित हैं। और राजनय राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। अन्य साधन या तत्व जिनसे राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि होती है या राष्ट्रीय शक्ति की अभिवृद्धि होती है, वो नेतृत्व होता है, जैसे विचारधारा होती है, तकनीक होती है, सैन्य योग्यता होती है, आर्थिक और औद्योगिक क्षमता होती है, प्राकृतिक संसाधन या जनसंख्या भी होती है, जिनसे किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रीय शक्ति को आंका जाता है। पर मॉर्गेंथो के अनुसार राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने में कूटनीति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। हम आगे इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। विदेश नीति को चाहे जितनी भी अच्छी तरह से योजनाबद्ध किया जाए, उसकी सफलता अंततोगत्वा उत्तम और कुशल राजनय पर निर्भर करती है। मॉर्गेंथो कहते हैं कि कूटनीति या राजनय राष्ट्रीय शक्ति का मस्तिष्क है, जो राष्ट्र के सारे शक्ति स्रोतों को इस तरह एकत्रित करता है कि उनमें से अधिकांश का राष्ट्र की शक्ति को बढ़ाने में सर्वोत्तम प्रयोग हो सके। यहाँ हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक डेफिनेशन मॉर्गेंथो की लिखी हुई है, इसको कोटेशन लिखा हुआ है कि डिप्लोमेसी इज अ ब्रेन ऑफ नेशनल पावर which can bring all the power sources of our nation to bear in such a way as to make the most of them। और मॉर्गेंथो कहते हैं, इसी से मिलता जुलती बात, कि राष्ट्र की कूटनीति का गुण विभिन्न तत्वों को एक संगठित योग में सम्मिश्रित करके उन्हें निर्देश तथा महत्व देता है, तथा वास्तविक शक्ति की सांस का सहारा देकर उनकी लड़खड़ाती क्षमताओं को जगाता है। The quality of a nation's diplomacy combines those different factors into an integrated whole, gives them direction and weight, and awakens their slumbering potentialities by the breath of actual power। ये मॉर्गेंथो के कूटनीति के बारे में कहे गए कुछ उनके विचार थे। अब हम आगे देखते हैं कि कूटनीति किस तरह से राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाती है। और हम जानते हैं कि हम पहले भी देख चुके हैं कूटनीति या राजनय के उद्देश्यों में, हम इन्हीं बिंदुओं को पढ़ चुके हैं कि कूटनीति किस तरह से काम करती है राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने में। कि वो पहली बात राष्ट्रीय सुरक्षा करती है, उसकी अखंडता की रक्षा करती है, और वो इस तरह से एक्शन लेती है, इस तरह से कार्य करती है जिससे अपने देश की, अपने राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा, या और भी जिस तरह से आर्थिक सुरक्षा या जो भी सुरक्षा है वो संभव हो पाए। उद्देश्यों में हम ये सारे चीज़ों को बहुत विस्तार से देख चुके हैं कि राजनय राष्ट्र की शक्ति को बढ़ाने के लिए यथासंभव नए मित्र बनाती है और पुराने मित्रों से मैत्री संबंधों को दृढ़ करने का प्रयास करती है। विरोधी शक्तियों के गठबंधन को भी रोकती है, शत्रु राज्यों को एक होने से रोकती है। युद्ध काल में और युद्ध के उपरांत भी राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सजग रहती है, जिससे राष्ट्र की शक्ति निरंतर बढ़ती रहे। आर्थिक और व्यावसायिक लाभ प्राप्त करने के लिए भी सक्रिय रहती है, जिससे राष्ट्र के आर्थिक लाभ निरंतर बढ़ते रहें, बनते रहें, और राष्ट्र एक शक्ति के रूप में, एक मजबूत आर्थिक शक्ति के रूप में बना रहे या उभरे। एक और उद्देश्य हम पहले भी देख चुके हैं, यहाँ हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, सहायता प्राप्त करना भी। जब भी अपने देश को या अपने राष्ट्र को किसी भी परिस्थिति में किसी दूसरे देश की सहायता की आवश्यकता हो, तो राजनय सक्रिय होकर
देश के लिए सहायता जुटाता है, प्राकृतिक आपदाएं या उपद्रव या आंतरिक अशांति या पड़ोसी देशों से या किसी अन्य देश से आक्रमण के समय, युद्ध के समय इस तरह की सहायताएं प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है कई बार राष्ट्रों के लिए। तो राजनय इस सक्रिय होकर के कोशिश करके उस अपने देश के लिए सहायता जुटाता है ताकि उसकी राष्ट्रीय शक्ति या उसके राष्ट्रीय हित बने रहें। सद्भावना की स्थापना करना, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपने राष्ट्र को न्यायोचित दर्शाना, उसके प्रति सद्भावना जुटाना, ये राजनय निरंतर करता रहता है, जिससे राष्ट्र एक महाशक्ति, एक शक्ति के रूप में जो भी उसका स्टेटस है वो बना रहे या फिर बढ़े। और ये तभी संभव होता है जब सब उसको न्यायोचित माने और उसको नेतृत्व प्रदान करें या उसको फॉलो करें या उसको अपना मित्र भी बनाए रखें। तो ये सद्भावना की आवश्यकता हर एक राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पड़ती है। और भी जिस भी प्रकार से राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना संभव हो तो राजनय उसके लिए यथासंभव प्रयास करता रहता है। ये हम राजनय के उद्देश्यों में, उसके कार्यों में, उसके ध्येयों में हम पहले ही बहुत विस्तार से जान चुके हैं। तो राजनय इसलिए जरूरी होता है ताकि राष्ट्रीय शक्ति के रूप में राष्ट्र संभव रह सके, राष्ट्र बना रह सके। तो राजनय इसके लिए एक्टिव रहता है। अब हम यहाँ स्क्रीन पर राजनय के महत्व को क्योंकि हम जानना चाहते हैं, तो किस तरह से राजनय इम्पोर्टेंट होता है किसी भी राष्ट्र को महाशक्ति बनाने के लिए, ये हम देखने जा रहे हैं बहुत संक्षेप में, बहुत थोड़े से उदाहरणों के द्वारा, कि किस तरह से बहुत दूसरे संसाधन होते हुए भी, दूसरे तत्व होते हुए भी कोई राष्ट्र कभी कभी महाशक्ति के रूप में नहीं जाना जाता, एक राष्ट्रीय शक्ति के रूप में नहीं जाना जाता, पर जब उसकी कूटनीति सक्रिय हो जाती है और एक्टिव हो कूटनीति जब प्रयास करने लगती है, राजनय जब प्रयास करने लगता है, तो किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय जगत में उसकी जो स्थिति है वो मजबूत होती चली जाती है और कैसे महाशक्ति के रूप में वो स्थापित हो पाता है, ये हम बहुत सारे उदाहरणों से देख सकते हैं। जैसे हम स्क्रीन पे देख रहे हैं कौटिल्य को हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं सभी भारतीय लोग, कि कौटिल्य के निर्देशन में, कौटिल्य के राजनयिक निर्देशन में मौर्य साम्राज्य ने बहुत प्रगति की थी, विस्तार हासिल किया था। मेटरनिख एक प्रसिद्ध राजनयज्ञ हुए हैं और उनके नेतृत्व, उनके टाइम पर, उनके समय पर ऑस्ट्रिया ने अंतर्राष्ट्रीय जगत में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की थी, नेतृत्व प्राप्त किया था। कैसलरे ने ब्रिटेन को अच्छी स्थिति में पहुंचाया। बिस्मार्क को बहुत वेल नोन नाम है बिस्मार्क, जिसकी वजह से जर्मनी बहुत मजबूत स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय जगत पर एक टाइम पर जाना गया। वुड्रो विल्सन का नाम संयुक्त राज्य अमेरिका को ऊपर उठाने में लिया जाता है, एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने में। जो हमने बात की कि किस तरह से बहुत सारे संसाधन होते हुए भी कोई राष्ट्र महाशक्ति नहीं बनता है जब वो उसकी राजनय सक्रिय नहीं होती है। तो एक उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका का है कि जब दोनों महायुद्धों के बीच का जो टाइम था या उससे पहले संपूर्ण जो टाइम था, संयुक्त राज्य अमेरिका को एक बहुत बड़ी महाशक्ति के रूप में नहीं गिना जाता था। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उसकी भूमिका बहुत कम थी। हालांकि उसके प्राकृतिक संसाधन, जनसंख्या, औद्योगिक विकास और तकनीक सब कुछ उसके पास था, पर सक्रिय कूटनीति के अभाव में उसको एक महाशक्ति का दर्जा प्राप्त नहीं था। जबकि 1890 से 1914 के बीच में फ्रांस, जो एक छोटा सा राज्य है, छोटा सा राष्ट्र है, वो अपनी शानदार राजनय के बल पर शक्ति के उच्च शिखर पर पहुंचा हुआ था अंतर्राष्ट्रीय जगत में। ब्रिटेन, जो बहुत छोटा सा देश है, वो भी अपनी कुशल राजनय के बल पर वर्षों तक महाशक्ति बना रहा। जर्मनी की भी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को काफ़ी टाइम तक मजबूत रखने में बिस्मार्क ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और वो भी एक छोटा सा देश है, पर राजनय के बल पर, बिस्मार्क की कूटनीति के बल पर ये महाशक्ति के रूप में स्थापित रहा काफ़ी टाइम तक। 1815 से 1818 का जो काल था यूरोप में, वो मेटरनिख, जो एक प्रसिद्ध, ये हम स्क्रीन पे उनका नाम देख रहे हैं, प्रसिद्ध डिप्लोमेट थे, उनके नाम पर मेटरनिख युग कहा जाता है, क्योंकि उनके शानदार राजनय ने ऑस्ट्रिया को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बहुत मजबूत बनाया था। बहुत नेतृत्व की स्थिति लगभग ऑस्ट्रिया ने काफी टाइम तक निभाई थी। ये राजनय अगर अच्छा होता है तो किस तरह से एक राष्ट्र महाशक्ति के रूप में स्थापित हो पाता है, या किस तरह से उसकी राष्ट्रीय शक्ति निरंतर बढ़ती चली जाती है, ये हम देख रहे हैं। कई बार तो ये होता है कि राजनयिक संबंधों की स्थापना राज्यों को मान्यता
मतलब राजनयिक संबंधों की स्थापना तब की जाती है जब नए उपजे राज्यों को कई बार, जब जो राज्य नया उत्पन्न होता है या स्वतंत्र होता है तो उसको मान्यता दी जाती है, उसके बाद फिर राजनयिक संबंध स्थापित किए जाते हैं। तो कई बार ये भी यही सोचकर किया जाता है कि इसमें हमारा राष्ट्रीय हित निहित है या नहीं है, या इससे हमारी राष्ट्रीय शक्ति बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। सामान्यतः सभी सरकारें उस नए राज्य को, नए स्वतंत्र हुए राज्य को मान्यता दे देती हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उसका समर्थन पाया जा सके, लाभकारी वाणिज्यिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान हो सके। कभी कभी ये मान्यता सशर्त दी जाती है और बदले में कुछ डिमांड की जाती है। कभी कभी किसी क्रांतिकारी गुट को बहुत जल्दबाजी में भी मान्यता दी जाती है, और कभी कभी किसी क्रांतिकारी सरकार को मान्यता रोक भी दी जाती है बहुत लंबे समय तक। और इसके बहुत सारे उदाहरण हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में दिखाई देते हैं। हम आगे के जो भी हम पढ़ेंगे उसमें हम इन उदाहरणों को देखेंगे। और ये सब इसीलिए होता है ताकि राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाया जा सके। तो राजनय शुरू से लेकर, इस राजनयिक संबंधों की स्थापना से लेकर राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने के साधन के रूप में कार्य करती है। मॉर्गेंथो ने अपनी पुस्तक में पॉलिटिक्स अमंग नेशंस में राजनय को राष्ट्रीय शक्ति के साधन के रूप में उजागर किया और यह भी बताया कि इस तरह से, इस साधन के रूप में राजनय किस प्रकार से सफल हो सकता है, किस तरह से ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है। और उन्होंने राजनय की सफलता के 9 नियम उन्होंने गिनाए। वो उनका मानना था कि राजनय धीरे धीरे उन पुराने नियमों को छोड़ता चला जा रहा है वर्तमान समय में, पर यही नियम शाश्वत हैं। और ये उनका अपना विचार है कि ये अगर होगा तो राजनय ज़्यादा सफल हो पाएगी। जैसे वो कहते हैं कि राजनय को धर्मयुद्धीय भावना से पृथक होना पड़ेगा और उन वास्तविक समस्याओं की ओर ध्यान केंद्रित करना होगा, वास्तविक समस्याओं की तरफ ध्यान केंद्रित करना होगा। और जो राष्ट्र की हैं, धर्मयुद्धीय भाव उनकी नज़र में शांति के लिए और राष्ट्रीय हितों के लिए घातक होता है। दूसरा नियम वो कहते हैं कि राजनय का मुख्य ध्येय राष्ट्रीय हित होता है और राष्ट्र की सुरक्षा और अखंडता का पोषण ही सर्व प्रमुख राष्ट्र हित होता है और उसकी रक्षा राजनय को अवश्य करनी होगी। तीसरी बात वो कहते हैं कि राजनय को यदि सफल होना है तो दूसरे राष्ट्रों के दृष्टिकोण और उनके राष्ट्रीय हित को भी समझना होगा। आत्म पक्षपात मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा वेटेज देना और अपने आप के प्रति ज़्यादा पक्षपात करना, उसकी अतिशयता और दूसरे के उद्देश्य को ना समझना, दूसरे की समस्या को ना समझना घातक होता है। चौथी बात वो कहते हैं कि राष्ट्र को स्थायी और अस्थायी हितों की पहचान होनी चाहिए और स्थायी हितों की खातिर अस्थायी हितों पर समझौता करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये कुछ ऐसे नियम हैं जिससे राजनय ज़्यादा कुशल तरीके से, ज़्यादा चतुरता से काम कर सकती है। पांचवी बात मॉर्गेंथो कहते हैं कि यथार्थ लाभ के लिए निरर्थक अधिकारों का परित्याग कर देना चाहिए। ये व्यक्तिगत जीवन में भी इस तरह की बातें लोग अपनाते रहते हैं और तभी सफल हो पाते हैं। वही बातें राष्ट्रों के साथ भी होती हैं। छठी बात मॉर्गेंथो कहते हैं कि स्वयं को कभी ऐसी स्थिति में ना रखें कि जहां से आप प्रतिष्ठा गंवाए बिना पीछे ना हट सकें और गंभीर संकट के बिना आगे ना बढ़ सकें। एक और नियम मॉर्गेंथो बताते हैं कि एक निर्बल राष्ट्र को अपने लिए निर्णय मत करने दीजिए। अगर छोटा और निर्बल राष्ट्र है तो उसको हावी मत होने दीजिए, ऐसा मॉर्गेंथो कहते हैं। और वो कहते हैं आठवीं बात कि सशस्त्र सेनाएं यंत्र होती हैं, स्वामी नहीं, उन्हें निर्णय करने देने की शक्ति नहीं देनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो शांति स्थापना मुश्किल हो जाएगी अंतर्राष्ट्रीय जगत में। तो सेनाओं को हावी नहीं होने देना चाहिए। और वो कहते हैं नौवां नियम वो बताते हैं कि सरकार जनमत की नेता है, इनकी दास नहीं, और भावावेश से, जनता के आवेश से निर्णय नहीं लेने चाहिए और जो राष्ट्र हित में जरूरी हो निर्णय वही लेने चाहिए और राजनय को उसी के हिसाब से कार्य करना चाहिए। उसको वही कार्य करने चाहिए जो राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाए और राष्ट्रीय हितों को बढ़ाए। धन्यवाद।